इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। What do you mean by decision making? State its features. Now, if you ask about कंपनी में प्लानिंग होता है, ठीक है ना, कंट्रोलिंग होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो तुम पूछोगे वो क्या है? दैट इज डिसीजन मेकिंग। हर एक एम्प्लॉय को पर्सनल लाइफ या ऑफिशियल लाइफ, वेदर फिनेंस डिपार्टमेंट या मार्केट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, सबको छोटे और बड़े पैमाने पे डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। कुछ कुछ कंपनीज जैसे फोर्ड 1903 को शुरू हुई, फिएट 1901 को, होंडा 24 सितंबर 1948 को, कैडबरीज 100-150 साल पुरानी कंपनी, मर्सिडीज 100 के ऊपर साल पुरानी कंपनी, उस समय जो फैसले लिए होंगे उसका आज भी असर है, पॉजिटिव असर है। सो इफ यू टेल मी, कंपनी में गोल है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, मानते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इट इज द ग्रेटेस्ट एक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग लिया जाए। कई मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग से डरते हैं क्योंकि उनको कॉन्सिक्वेंसेस का डर लगता है। कॉन्सिक्वेंसेस का क्यों डर? गलत हो गया तो वो लोग पॉजिटिव का नहीं सोचते, गलत हो गया तो क्या होगा ये सबसे पहले सोचते हैं। जब कंपनी नया रहता है, नया नया, तो सबसे पहला डिसीजन होता है हमेशा सर्वाइवल का, कि भाई टिक जाए 1 साल 2 साल, उसके बाद ग्रोथ का होता है, ठीक है ना। सो इफ यू चेक आउट डिसीजन मेकिंग, सबसे बड़ा चीज जो है कंपनी में वो डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग मत लो तो कभी प्रोग्रेस नहीं हो सकता। इसमें मैं तुमको सबसे पहले एचएमटी का एग्जांपल दूंगा। शायद तुमने नाम भी नहीं सुना होगा, एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। तुमने टाइटन घड़ी का नाम सुना होगा या टाइमेक्स घड़ी का नाम सुना होगा। मेरे टाइम में, या तुम लोग अपने पिताजी से पूछना, दादाजी से पूछना, सब मेरे टाइम में सबके पिताजी एचएमटी घड़ी ही पहनते थे। नॉर्मली ये घड़ियां में सेल नहीं होते थे, चाबी मारना पड़ता था। और ये इंडिया का नंबर 1 कंपनी, क्योंकि नंबर 2 कोई नहीं, चुटपुट होते थे बट सब एचएमटी ही खरीदते थे। मेरी भी पहले घड़ी एचएमटी थी जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, शायद 20-30 साल पहले। एचएमटी कंपनी उस समय की नंबर 1 और सबसे सक्सेसफुल कंपनी। बट हम लोग जैसे जनरेशन, हमारा जनरेशन चेंज होना शुरू हो गया था। उस समय इंडिया में एक टाइटन, टाटा मालिक है टाइटन का, और उन्होंने एक घड़ी लॉन्च किया था इंडिग्लो करके। इंडिग्लो नाम भी बहुत बढ़िया था, मुझे आज भी याद है। ग्रीन कलर का लाइट आता था, तुम शायद गूगल भी करोगे ना, तुमको एक घड़ी का डिजाइन मिल जाएगा। रात को नींद में तुम उठे, तुमने बटन दबाया तो पूरा स्क्रीन ग्रीन हो जाता था। अब
सादा, आजकल तो ये तो हंसी की बात हो जाएगी, बट हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी। और घड़ी उस समय जो हुआ करते थे, वो टाइम बताते थे। फैशन या जो बोलते हैं ना पेज थ्री लाइफस्टाइल, जैसे ओमेगा, रोलेक्स एक स्टेटस सिंबल है, वो सब नहीं था। तो टाइटन और टाइमेक्स जब आ गए बाद में, वैसे तो शायद एक थे फिर अलग हो गए दोनों। टाइटन आज भी टाटा का मालिक है और टाइटन आज भी सक्सेसफुल है। टाइटन ने क्या किया और टाइमेक्स ने क्या किया, यंग जनरेशन के हिसाब से मॉडर्न और ट्रेंडी घड़ी जो बोलते हैं ना, डिजाइनर घड़ियां, और अच्छे दाम में बेचना शुरू किया। हमारा जनरेशन ने, शायद लास्ट जनरेशन था जो HMT घड़ियां पहना। HMT ने कभी अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं किया, कभी ट्रेंडी घड़ियां नहीं बनाए, डिजाइनर घड़ियां नहीं बनाए। आज HMT बंद हो चुका है। एक और कंपनी था जिसका नाम था हिंदुस्तान मोटर्स। मतलब HMT कभी डिसीजन ले ही नहीं पाया कि नया पन लाना पड़ेगा। उनकी सबसे फेमस कार जो इंडिया में आज भी सब जानते हैं, एम्बेसडर, लॉन्च हुई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1950s के ज़माने में। 1950s से करीबन बोल सकते 2000 साल तक, 2000 और फिलहाल भी इनका डिज़ाइन सेम था। 50 साल इनका डिज़ाइन सेम था। और जिसके पास एम्बेसडर है मतलब बहुत रईस है या तो गवर्नमेंट का आदमी है, दूसरा कोई खरीदता नहीं था। HMT नहीं, हिंदुस्तान मोटर्स जो बिरला का मालिक है, इन्होंने, इनके कार का शेप थोड़ा ऐसे हुआ करता था, गोल शेप। यहाँ पे भी थोड़ा सा गोल था, ठीक है। इन्होंने कभी शेप में चेंज नहीं लाया। ये जो शेप है इनका कार का 50 साल सेम। हाँ, इंटीरियर थोड़े बहुत चेंज कर दिए, जो डायल थोड़ा वुडन, इसके अलावा कोई चेंज नहीं। 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, जिसके तहत सबसे पहले इंडिया में फोर्ड आया 1995 में, और फिर सब आ गए, मर्सिडीज, टोयोटा, hyundai। उस समय डेव करके कंपनी था। एम्बेसडर एक झटके में मार्केट डाउन हो गया। अच्छा, ये एग्जांपल के अलावा मैं एक और एग्जांपल लूंगा, मारुति। मारुति अनडिस्प्यूटेड लीडर था 800 का, मारुति 800। अभी जब कंपटीशन आना शुरू हुआ ना, फोर्ड, टोयोटा, होंडा, तो उन्होंने स्विफ्ट लॉन्च किया। उनकी एक जेन भी कार थी स्विफ्ट, जो काफी सक्सेसफुल मॉडल थी। बट एम्बेसडर ने कभी कोई नया गाड़ी लॉन्च नहीं किया और बंद हो गया कंपनी। उन्होंने रीलॉन्च किया था, लेकिन नया डिजाइन भी लगभग पुराना डिजाइन जैसे ही था। सो बोलने का तात्पर्य क्या है, तुम्हारा एम्बेसडर कंपनी या HMT कंपनी सिर्फ वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है। तुम्हारा इसका क्या हो गया, नोकिया का। नोकिया कंपनी ने क्या गलती किया, हमेशा स्मार्टफोन्स कभी बनाए नहीं, बाकी बहुत बढ़िया फोन्स बनाए। सैमसंग ने बाजी मार ली। सैमसंग सबसे सस्ता कंपनी माना जाता था मेरे टाइम में, लेकिन नोकिया ने चेंज नहीं किया। सैमसंग ने डिसीजन लिया स्मार्टफोन का, आज सैमसंग जिंदा है, नोकिया बंद हो गया। फिनलैंड की कंपनी, वर्ल्ड नंबर 1 था एक समय, आज उसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। और कितने में खरीदा, 800 करोड़। एक समय उसकी वैल्यू 50,000 करोड़ थी। और फिर रीलॉन्च किया नोकिया, आई थिंक 3310। तो बोलने का तात्पर्य, नोकिया ले लो, एम्बेसडर ले लो, HMT ले लो, सबने गलती की। कोई डिसीजन नहीं ले पाया कि भाई कुछ नयापन चाहिए। सो डिसीजन क्या है, इट्स अ मैनेजरल प्रोसेस। तुमको ऑप्शंस थे, सबके पास ऑप्शन थे। HMT के पास था, HMT के पास तो कैश भी था, क्योंकि कोई और दूसरा गाड़ी खरीदता ही नहीं था। उनको सिर्फ डिजाइन टीम में यंगस्टर्स को लगाना था, यंगस्टर्स से पूछना था क्या चाहिए। और हमारे ऐसे यंगस्टर्स को तो क्या समझता ही नहीं था, अलार्म ये सब ज्यादा, थोड़ा बहुत अलार्म, थोड़ा लाइट, इसके अलावा क्या चाहिए। हाँ, बड़े घड़ी का फैशन उस समय नहीं था, आजकल कैसे पहाड़ जैसे घड़ी लोग पहनते, बड़े घड़ी का तो हमने सोचा भी नहीं था। सो
डिसीजन मेकिंग क्या है, तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हमेशा रहता है। जैसे 12th के बाद बीबीए, बीबीएम, बीकॉम, बीसीए क्या करना है, ये सब ऑप्शन तुम्हारे पास हमेशा रहता है। फिर तुम चुनते हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव इज ग्रेजुएशन, तुम्हारे पास ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव्स है तुम्हारे पास बीबीए, बीबीएम, बीसीए, बीकॉम, एलएलबी, होटल मैनेजमेंट एंड सो ऑन। तुमने चुना बीबीए। सो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तुमने ऑल्टरनेटिव कोर्स बनाया, बीबीए, बीबीएम, बीसीए, और फिर तुमने सेलेक्ट किया, इनमें से कौन सा सेलेक्ट किया? स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन बीबीए सेलेक्ट किया। सो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग। व्हाट डू यू आइडेंटिफाई, व्हाट डू यू सेलेक्ट? द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे तुमको यहाँ से हैदराबाद या दिल्ली पकड़ लो जाना है, तुम अब बस से तो शायद नहीं जा पाओगे, लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अभी तो फ्लाइट्स भी शुरू हो गए, मुंबई से पकड़ लो, मुंबई से गोवा, तुम गोवा पकड़ लो ना, हैदराबाद दिल्ली तुम बोलोगे सर गोवा चलो, चलो भाई गोवा चलते हैं। मुंबई टू गोवा, तुम काश नासिक से फ्लाइट शुरू हो जाए, तुम्हारी प्रार्थना होगी। सो सबसे पहले तो मुंबई टू गोवा तुम फ्लाइट से जा सकते हो, वो गोवा का डैबोलिम एयरपोर्ट है। दूसरा, तुम रेलवे से जा सकते हो, तुम बस से जा सकते हो, तुम कार से जा सकते हो। हमारे फ्रेंड्स में से कुछ लोग बुलेट में गए थे नासिक से गोवा, ठीक है ना, बैलगाड़ी में तो जाओगे नहीं। कार एक ऑप्शन है। तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन है, तुमको आइडेंटिफाई करना है, सेलेक्ट करना है, ताकि तुम गोवा जाना। प्रॉब्लम क्यों, कंपनी में प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसके लिए फैसले लेना पड़ता है। सो डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कि अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। जैसे कि बिग बाजार लॉस में चल रहा था, अभी उन्होंने फैसला लिया कि हम बेच देते हैं, फ्यूचर ग्रुप है, रिलायंस को बेच दिया। मुकेश अंबानी इज नाउ, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज नाउ द ओनर ऑफ बिग बाजार। तो फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है? हमेशा स्टार्ट तो गोल से ही होता है, हर चीज गोल से होता है। डिसीजन मेकिंग क्यों करना है? क्योंकि गोल अचीव करना है। गोल अचीव करने के लिए स्टेप्स लेना है, एक्शन लेना है। स्टेप्स के लिए तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव्स है, जैसे 12th के बाद अलग अलग ऑप्शंस है। अब तुमको प्रोडक्शन करना है तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि मैकेनिकल मतलब रोबोटिक्स यूज करना है, क्या मैनुअल लेबर यूज करना है। मैकेनिकल रहेगा तो प्रिसीजन ज़्यादा रहेगा, कुछ जगह पे लेबर की ज़रूरत पड़ती है। वो तुम्हारा डिसीजन है कि तुम कैसे टाइप का प्रोसेस यूज करना चाहते हो, कि फिजिकल वर्क ज़्यादा रहेगा क्या टेक्नोलॉजी ज़्यादा रहेगा, है ना, वो तुम्हारा चॉइस रहेगा। डिसीजन मेकिंग हर रोज करना ही पड़ता है। कैसा डिसीजन? टीचर डिसीजन लेती है कि आज कौन सा चैप्टर सिखाना है, तुम डिसीजन लेते हो कि आज अटेंड करना है नहीं करना है। पेरेंट्स माता जी डिसाइड करती है कौन सा खाना बनाना है, भिंडी बनाना है क्या गवार बनाना है। पिताजी डिसीजन लेते हैं कंपनी में जिस डिपार्टमेंट में होंगे या बिजनेस होगा, खरीदना है बेचना है। डिसीजन तो लगातार चालू रहता है। और वैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिसको डिसीजन नहीं लेना है, ऐसा सबको डिसीजन लेना है। टॉप लेवल को कंपनी को किस डायरेक्शन में लेके जाया जाए, कंपनी का गोल क्या है, पॉलिसी क्या है, टॉप लेवल सोचेंगे। मिडिल लेवल को एग्जीक्यूट करना है, परचेज खरीदी करना है। लोअर लेवल पे बोलते ना मशीन में जो काम करते हैं उनको फैसले लेने हैं, रॉ मटेरियल कब डालना है मशीन में, कब उसको फिर पैक करना है, ये सब लोअर लेवल के डिसीजन है। सिचुएशनल, अभी सिचुएशनल क्या होता है? सपोजिटली तुम्हारा एक ऑटोमोबाइल का डीलरशिप है, एक जनरल मैनेजर है, एक मालिक है कंपनी जो डीलरशिप का, एक सर्विस मैनेजर है, एक पूरे ब्रांच का जनरल मैनेजर है और एक मालिक है। एक सिचुएशन हुआ था कि जब गाड़ी सर्विसिंग में देते हैं, ऐसे सोचो मारुति को सर्विसिंग में दिया लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया, जो कस्टमर है उसने सर्विस मैनेजर को बोला कि ठीक से सर्विस नहीं हुआ है। सर्विस मैनेजर ने बोला नहीं किया है,
तो वो कस्टमर थोड़ा सा गुस्से वाला था, उसने हल्ला शुरू किया, मारने की धमकी दिया, बहुत शोर करना शुरू कर दिया। उतने में उसका बिल भी कुछ 8-10 हज़ार का था, और वो पार्ट जो था वो मुश्किल से 500-800 का पार्ट था जिसमें प्रॉब्लम हुआ। बाकी नहीं, 5-10 हज़ार का बिल नहीं था, बिल 5 हज़ार का था, बड़ी गाड़ी थी। और उसका बस एक छोटा सा पार्ट जिसका कीमत 500 था, उस पर झगड़ा हो रहा था। ब्रांच मैनेजर, सर्विस मैनेजर ने मना कर दिया, बोला कि हमने किया है। जब वो चिल्लाने लग गया, उसने में ब्रांच मैनेजर आया, ब्रांच मैनेजर ने भी समझाया, माना नहीं। अब ये मुझे याद नहीं है, बट ये फैक्ट देखा था मैंने, 500 या शायद 5 हज़ार का। अभी ना सर्विस मैनेजर डिसीजन ले पाया, ना ब्रांच मैनेजर। इन्होंने मालिक को फोन किया, रात के शाम के 7, या रात को पकड़ लो 7:30-8 बजे थे। और मालिक आता है, इमरजेंसी सिचुएशन बिल्ड होता है कि हल्ला हो रहा है, तोड़ फोड़ ना कर दे। वो आके कस्टमर को बोलता है, बोला साहब क्या प्रॉब्लम है। पहले तो साहब बोलता है तो कस्टमर चुप हो जाता है। कस्टमर बोलता है, देखो मेरा ये पार्ट का प्रॉब्लम है। तो बोलता है, साहब कशाला इतका तुम्हें टेन्शन घेता, आम्ही करू ना, रिप्लेस करून देतो ना। वो कस्टमर बोलता है, मग चार्जेस कोण कोण भरणार? अरे साहेब तुमच्याकडनं मागितलं का? तुरंत कस्टमर शांत, और फिर बोलता है, सॉरी हाँ मी रागवलं। सर्विस मैनेजर का थोबड़ा नीचे, ब्रांच मैनेजर का थोबड़ा नीचे। मालिक बोलता है, कर दो उसको, तुम्हाला आत्ता पाहिजे का उद्या करून देऊ चांगलं? तो कस्टमर बोलता है की आत्ता केलं तर थोडा लवकर होऊन जाणार, चूक होऊ शकते उद्या। तो कस्टमर को बोलता है कि कल ले जाओ तो आपको अच्छी तरीके से मिलेगी। कस्टमर जाते समय एक और बार सॉरी बोलता जाता है। मालिक ऐसे घोड़े लगाता है दोनों को कि तुम लोग एक 500 या 5,000 रुपए की वस्तु में डिसीजन नहीं ले सकते, सिचुएशन डाउन हुआ, तुमने डाउन होने क्यों दिया? इतना घोड़े लगाया दोनों को। सिंपल सा लॉजिक था। ब्रांच मैनेजर, अभी पार्ट का प्रॉब्लम है तो रिप्लेस करने का जो जवाबदारी डीलरशिप का ही है। कस्टमर नॉर्मली झूठ नहीं बोलेगा। वो गुस्सा क्यों हो रहा था? क्योंकि कस्टमर की जेब से एक्स्ट्रा पैसा ज्यादा था। तो डिसीजन मेकिंग कई बार सिचुएशन में लेना पड़ता है। एक बहुत फेमस स्टोरी है पायलट की। अ, वो हडसन नदी में लैंड करता है। ये बहुत, इसकी मूवी भी बनी है। ये स्टोरी, ये सिचुएशन सही घटना पर आधारित है। जनवरी 15, 2009 का यूएस एयरवेज का फ्लाइट था 1549। और बोलते ना, न्यूयॉर्क से वो लागार्डिया एयरपोर्ट, जो चार्लोट या कार्लोट या नॉर्थ कैरोलिना में जाना था। अब हवा में बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स टकराया इंजन, जिसकी वजह से पावर पूरी तरीके से चला गया। उस फ्लाइट में 155 लोग थे, और पायलट था चेस्ली सलनबर्गर। इनफैक्ट पिक्चर का नाम शायद सली है, SULLY। तो उस वो बोलता है कि मुझे मैं इंजन खत्म हो, मतलब बंद हो गया है, पावर खत्म हो गया है, और मुझे कोई नज़दीक का एयरपोर्ट बताओ। तो वो नज़दीक का एयरपोर्ट बताता है, लेकिन तब तक प्लेन बहुत, बोलते ना, बंद, एकदम हालत खराब रहता है। एक्चुअली वो ला गार्डिया एयरपोर्ट में वापस जाने का रहता है। फिर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसको बोलता है कि एक काम कर, तेरे तू जहाँ पे है ना, GPS से तो पता चल जाता है, एक टेटरबोरो एयरपोर्ट है, वहां पे तू जाकर लैंड कर। वो बोलता है नेगेटिव, और बोलता है मैं हडसन में जा रहा हूँ। हडसन क्या है? नदी है। तो उसका स्किल देखने को मिला। सिचुएशन नजदीक का, ना टेटरबोरो, ठीक है, ना लागार्डिया, कहीं वापस जा नहीं पा रहा था। रास्ते में तो क्रैश होना था और सब मर गए होते। और वो बोलता है मैं हडसन नदी में लैंड कर रहा हूँ। इसके वीडियोस भी अवेलेबल है, पिक्चर भी है साली, यूट्यूब में भी है। वो लैंड करता है नदी में। अच्छा, फट से नदी में, और ठंडा पानी, बर्फ जैसा पानी। जनवरी मतलब अमेरिका में बहुत ठंडी रहती है। 155 में से 155 लोग बच जाते, एक भी मरता नहीं है। वो पायलट का स्किल, उसको बहुत अवार्ड दिया गया, उसके पिक्चर बनी। तो बोलते हैं ना, सिचुएशनल, सिचुएशनल उसने डिसीजन लिया।
अभी वैसे ही पाकिस्तान का एक हुआ था जहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था और पायलट का लैक ऑफ स्किल की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। और कहा जाता है कि पाकिस्तान के 30% पायलट ने एग्जाम दी नहीं है, जैसे कुछ जगह पे अपन सुनने को आते हैं ना डमी, तो 30% पायलट्स डमी है। तो वर्ल्ड के बहुत सारे देशों ने पाकिस्तान के प्लेन्स को अलाउड ही नहीं किया। पाकिस्तान जो पायलट्स थे अलग अलग देशों में सबको हकाल दिया, मतलब नकली फ्लाइट लाइसेंस लिया उन लोगों ने। तो सिचुएशनल है, तुमको कहाँ पे क्या सिचुएशनल हैंडल करना पड़े वो डिसीजन मेकिंग। कई सारे लोग, अभी एक बहुत बढ़िया स्टोरी है, एक मिलिट्री मैदान में एक जूनियर अपने सीनियर को फोन करता है, बोलता है कर्नल मेरे को चारों ओर से घेर लिया है, मैं क्या करूं। कर्नल बोलता है बहुत बढ़िया, जहां पे भी गोली मारेगा दुश्मन को लगेगा, गोली मारना शुरू कर दे। तो सिचुएशनल लीडरशिप है ना, तुमको दिखाना ही पड़ता है। इन्वॉल्व सिलेक्शन, जैसे तुमको बीबीए बीबीएम बीसीए में से सिलेक्ट करना था, तुमको कई बार सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे हिल्टन होटल है, एक पुराने वीडियोस में बताया था, मालिक वो बैंक खरीदने गया था, उसने होटल शुरू कर दिया। कितने सारे कंपनीज है, जैसे आईबीएम करके कंपनी है, चाकू छुरे बनाती थी, फिर कंप्यूटर में आया, सॉफ्टवेयर में आगे है। इन्फोसिस या विप्रो, विप्रो में शायद तेल का कुछ तो हिस्ट्री है। टोयोटा टेक्सटाइल मशीन बनाती थी। तो हर एक का एक हिस्ट्री है। एमडीएच का भी आज जो फाउंडर है, जिसको दादाजी बोलते हैं ना, जो एड में आता था, क्या नाम था उनका, एमडीएच मसाले का जो फाउंडर है, आज ही उनकी डेथ हो गई। फुल फॉर्म भी लोग को पता नहीं है, मायाशादी हट्टी करके नाम है। और जो उसके फाउंडर है, अ, जो धर्मपाल गुलाटी, ठीक है ना, वो आज उनकी डेथ हो गई। तुमको पता नहीं होगा अ, कि वो टांगा चलाते थे, टोंगा बोलते ना, घोड़ा गाड़ी, वो चलाते थे महाशय धर्मपाल गुलाटी। अ, सोचो ना, टांगा चलाते थे और कहाँ मसाले में उतरे, कैसे वर्ल्ड क्लास बनाया। तो चॉइस था उनके पास, चॉइस उन्होंने चुना। सो सिलेक्शन, सिस्टमेटिक प्रोसेस। क्यों सिस्टमेटिक प्रोसेस है? तुम पहले गोल सेट करोगे, ऑल्टरनेटिव सेट करोगे, हर एक ऑल्टरनेटिव को स्टडी करोगे, उसमें से डिसीजन लोगे, चुनोगे, है ना। सो इट्स अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ चूजिंग बिटवीन द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। रिसोर्सेज, अब तुम्हारा बीबीए कोर्स, अच्छा बीकॉम में 7-8 हज़ार में हो जावे एक साल का, बीबीए करोगे तो एक साल का 25 हज़ार, है ना। तो हर कोर्स जो करोगे, इंडिया में एमबीए करोगे, फॉरेन में करोगे, तुम्हारे पास ऑल्ट, तुमको ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना है, बट इंडिया में करना है बाहर में करना है, रिसोर्सेस तुमको जमा करना है। फॉरेन में करना है तो 10-15 लाख, इंडिया में करना है तो पूना में जाना है तो 4-5 लाख, नासिक में तो 2 लाख, करस्पॉन्डेंस तो 50 हज़ार। कितने सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास, हर जगह पैसे लगता है। तो हर डिसीजन मेकिंग में कमिटमेंट करना पड़ेगा पैसों का, विच इज रिसोर्सेस। जब तुम फैसला लेते हो तो इट लीड्स टू एक्शन। डिसीजन मेकिंग मतलब एक्शन, ऑर्गेनाइजेशन को एक्शन लेना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या, तुम एक्टिव हो रहे हो, स्टेप ले रहे हो, तुम खाली नहीं बैठे हो। और डिसीजन मेकिंग किस पे से बेस्ड है? प्रैक्टिस, पॉलिसी। अब पॉलिसी का एक एग्जांपल लेता हूँ, प्रैक्टिस भी आ जाएगा। सपोजली कंपनी का एक अकाउंट्स मैनेजर की पोजीशन खाली हुई है, कंपनी का पॉलिसी है कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को चुनोगे। सो जब इंटरव्यू के लिए बुलाने का डिसीजन मेकिंग कंपनी 10 लोग को भेजती है कि इंटरव्यू के लिए आओ, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही इंटरव्यू लिया जाएगा, क्योंकि उनका पॉलिसी है। और कंपनी का प्रैक्टिस है कि मैनेजर लेवल पे चार्टर्ड चाहिए। कन्वेंशन, प्रोसीजर, प्लान, जो भी तुम्हारा प्रोसीजर प्लान है, जैसे एप्पल का हर साल लॉन्चिंग, उनका जो आई थिंक क्यूपर्टिनो करके जो जगह है वहाँ पे करते हैं प्रोसीजर, एक स्टेप बाय स्टेप वो लोग डिसीजन लेते हैं। कैसे जैसे सुलह फेस्ट है, पहला दिन, दूसरा दिन, 12 बजे शुरू होगा, 9 बजे, हर जगह फैसले लेने पड़ते हैं, कौन सा म्यूजिशियन कब प्ले करेगा, है ना। तो इस प्रकार से डिसीजन मेकिंग तुम्हारा लाइफ का प्रिंसिपल, पॉलिसीज
ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, बहुत सारे चीजों से मिलकर डिसीजन बनता है। करेक्ट। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।